गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई थिंक आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हमने कवर कर लिया था फाउंडेशन कोर्स। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करेंगे, थोड़ा इमरजेंसी वगैरह के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे कैसे आगे बातें बढ़ती हैं फेडरलिज्म में। तो अगर हम बात करें सेंटर स्टेट रिलेशन की, सेंटर स्टेट रिलेशन ऑपरेट इन 3 key dimensions. There's the legislative relation, administrative relations and financial relations. 3 dimensions हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के: legislative relations, administrative relations, financial relations. तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें legislative relation की, तो legislative relation कौन है? सबसे पहले legislative कौन होते हैं? आपको पता होगा, क्लास 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। Who can मेक लॉज, राइट। वो लेजिस्लेटिव रिलेशन में हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव रिलेशन की, तो ये आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक रहता है। तो ये किससे डील किससे करते हैं? जो ये आर्टिकल्स अभी हमने बात करे, द आर्टिकल फ्रॉम 245 टू आर्टिकल 255। तो वी कैन से दैट द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है कैन लेजिस्लेट फॉर द होल, मतलब पूरी कंट्री के लिए, और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें कुछ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। वो उसमें क्या था, कैन लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी, राइट। अगर हम इसमें स्टेट की बात करें तो स्टेट अपनी टेरिटरी में कोई भी लॉ लेजिस्लेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब हो गया, पंजाब अपनी टेरिटरी की बात करेगा, हरियाणा अपनी टेरिटरी की बात करेगा, हिमाचल अपनी टेरिटरी की बात करेगा। वो अपने उसमें अपने दायरे में, अपने जुरिडिक्शन में वो क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। बट पार्लियामेंट, जिसकी हमने भी बात करी, बट पार्लियामेंट हैज़ सम एक्स्ट्रा लीवरेज। कैसे? अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने बात एक आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 249 की बात करें। आर्टिकल 249 जो राज्यसभा की बात करता है, बाय 2/3 मेजोरिटी कैन एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। क्या बात करता है कि जो एक्स्ट्रा लिवरेज दी गई है पार्लियामेंट को, वो दी गई है आर्टिकल 249 की तरफ से, जिसमें कि राज्यसभा की बात करता है बाय 2/3 मेजोरिटी कैन एम्पावर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट लिस्ट। किसके ऊपर? स्टेट लिस्ट के ऊपर, ऑन अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इन अ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में वो बात कर सकते हैं। ऐसे ही एक आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 250 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 250 में क्या आता है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। इसी तरह एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 252। इफ 2 or more state consent, if 2 or more states consent, Parliament can legislate on a state subject for those states. Other can adopt it later. Right? कि इसमें क्या है कि अगर 2 और या 2 से ज़्यादा स्टेट कंसेंट में आते हैं तो पार्लियामेंट उनके स्टेट सब्जेक्ट पे क्या करता है, लेजिस्लेट कर सकता है। इसी तरह एक और आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 253। उसमें भी एक लीवरेज दी गई है पार्लियामेंट को। क्या किए गए, टू गिव टू गिव इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट। इसमें एनी है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द स्टेट लिस्ट, राइट। इन सब आर्टिकल्स को देखकर क्या लगता है, दिस शो दैट इन अ लेजिस्लेटिव टर्म्स यूनियन हैज़ क्लियर ओवररीडन पावर। मतलब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि यूनियन के पास
एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा लिवरेज है इन लेजिस्लेटिव टर्म्स। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 249 जिसमें राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से एम्पावर करता है कि आप कोई भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे आप लॉज बना सकते हो। आर्टिकल 250 की बात करी, आर्टिकल 252 की बात करी और आर्टिकल 253 की बात करी। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि इन लेजिस्लेटिव टर्म यूनियन हैज़ क्लियर ओवररिडन पावर ओवर द स्टेट। तो उसके बाद सेकंड डायमेंशन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में हम 256 से लेकर 263 आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 256 की ही बात कर लेते हैं, आर्टिकल 256 की। तो आर्टिकल 256 में क्या है, स्टेट मस्ट एंश्योर देयर एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज इन कंप्लाइंस विद पार्लियामेंट्स लॉ, द यूनियन कैन इशू डायरेक्शंस। मतलब इसमें यूनियन डायरेक्ट क्या करता है, कुछ भी डायरेक्शन इशू कर सकता है स्टेट को लेकर। ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। अगर मैं बात करूँ 256 की, द स्टेट इन आर्टिकल 256 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट मस्ट ensure their executive power is exercised in compliance with the parliament's law, the union can issue directions। इसी के साथ एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 257। आर्टिकल 257 में यही बात करता है, द स्टेट एग्जीक्यूटिव मस्ट नॉट इम्पीड द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। राइट, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। आर्टिकल 257 के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे सबसे पहले हमारी ये बात कर लेते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की, IAS IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्सेट्रा। कौन रिक्रूट करता है, रिक्रूटेड बाय यूनियन, सर्व बोथ सेंटर एंड स्टेट, सीन एज अ टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन बट आल्सो अ लीवर टू अ सेंट्रल कंट्रोल। मतलब वो एक कॉम्बिनेशन या इंटीग्रेशन की बात करता है, किसकी, स्टेट और सेंटर की, बट लीवरेज किसको मिला है यहाँ पे भी, सेंटर को, कि ये भी सेंट्रल कंट्रोल में होता है, कि सेंटर बताएगा कि कौन किसको कौन सा कैडर मिल रहा है। वो ऑल इंडिया सर्विसेज में बात होती है। फिर आता है इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं। आर्टिकल 263 की बात करें, आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात होती है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात, इंटर स्टेट काउंसिल में इसमें क्या है, रिकमेंडेड स्ट्रांगली, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल था इसमें रिकमेंडेड आया था स्ट्रांगली बाय द सरकारिया कमीशन मीन्ट एज अ कंसल्टेटिव एंड कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म्स like the zonal council to promote cooperation among neighboring state। ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा की अगर बात करें, इनके कोऑपरेटिव जोनल काउंसिल की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भी एक नोट दिया गया था, क्या किया गया था, सम मेंबर, उसके अंदर जो बात हो रही थी, सम मेंबर फियर दैट स्ट्रॉन्ग सेंटर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली थ्रू ऑल इंडिया सर्विस कुड वीकन स्टेट ऑटोनॉमी। राइट, कुछ मेंबर क्या कह रहे थे कि जो आप एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो, किसको, सेंटर को एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो, स्पेशली किसकी बात की गई, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई, कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो आपने स्पेशल पावर दे दी सेंटर को, इट कुड वीकन द स्टेट ऑटोनॉमी। बट डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पे क्या बात करते हैं, अगर डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर डिफेंडेड देम एज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द कंट्री। उन्होंने ये बात कही गई थी क्या, कि इट इज़ वाई बिकॉज दे डिफेंडेड देम एज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं। इसी के दौरान कुछ इसमें एमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, थोड़ा जिसमें सेंट्रलाइजेशन का फियर भी रहता है कि इमरजेंसी के दौरान सब पावर यूनियन के पास आ जाएगी, तो वो स्टेट ऑटोनॉमी को थ्रेटन करेंगे एक्सेट्रा, आप पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इमरजेंसी की बात करें, तो इमरजेंसी में, तो इमरजेंसीज आर वेयर द यूनिटरी बाइसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म बिकम द मोस्ट विजिबल।
तो इमरजेंसी के दौरान इंडिया एक यूनिटरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। इमरजेंसी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर हम बात करें सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की, मैं ये लिख देता हूँ, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, नेशनल इमरजेंसी आ जाता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में इसमें ग्राउंड क्या रहते हैं, पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीआरएफ वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द व्हाट ग्राउंड ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, है ना। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आ जाता है नेशनल इमरजेंसी में वॉर आ जाता है, एक्सटर्नल अग्रेशन आ जाता है, या आर्म्ड रिबेलियंस वगैरह ऐसी वाली चीज़ें आ जाती है जिसमें हम नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या है, सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब अब सेंटर के पास नेशनल इमरजेंसी के दौरान फुल पावर है क्या करने का, लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या होगा, फेडरलिज्म क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट यूनिटरी बन जाएगा। जो फेडरलिज्म के फीचर जो हमने बात की थी कि स्टेट ऑटोनॉमी भी होती है, सेंटर ऑटोनॉमी भी होती है, बट अब क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान अंडर आर्टिकल 352 द फेडरलिज्म बिकम ऑलमोस्ट यूनिटरी, राइट। और इसमें एक और बात है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स स्पेशली आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। तो ये बात याद रखना, कैन बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं, स्पेशली आर्टिकल 19। सेकंड आती है प्रेसिडेंट रूल। आपने काफ़ी बार ये सुना ही होगा प्रेसिडेंट रूल के बारे में, तो या स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं। आर्टिकल 356 में आपने जम्मू कश्मीर वगैरह में काफ़ी बार देखा होगा। इसमें क्या रहेगा, इफ़ द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को समझिए, इसमें क्या है, इफ़ द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज इज satisfied that गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव जहाँ पे भी ये इम्पोज की जानी है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, सीधा सीधा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर, वहीं से क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है। स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड, स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। पार्लियामेंट एज्यूम्स द स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। तो अब पावर किसके पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास। याद करो आर्टिकल 370 हटाया गया था। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना साथ में। ठीक है, तो उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आज तक यूज़ नहीं हुई हमारे यहाँ पे, नेवर यूज्ड सो फॉर। ठीक है, तो याद रखना इसको। बट इसके अंदर क्या है कि सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, सैलरीज, रिडक्शन एटसेट्रा इसमें हो सकता है। इसके दौरान भी कुछ अगर हम बात करें कि आज तक इम्पोज नहीं हुई है इसमें, तो हम बात कर सकते हैं। तो इसमें कुछ और भी हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी कुछ बातें की गई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात की गई थी आर्टिकल 356 की। तो अभी हमने आर्टिकल 356 पढ़ा, तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके बारे में कहा गया था कि आर्टिकल 356 वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्रोविज़न। जो आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, ये मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्रोविजंस था। ठीक है, जैसे मेंबर लाइक HV कामत थे, feared it would become a weapon to dismiss opposition ruled state government। मतलब उनका कहना था कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के दौरान HV कामत जी का कहना था कि इसमें क्या हो सकता है कि सेंटर क्या कर सकता है, इसका मिसयूज कर सकता है टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन ओपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट। लाइक जहाँ पे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, वो इसका मिसयूज कर सकते हैं नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के स्टेट के अंदर।
ठीक है। बट अम्बेडकर सेड इट वुड बी यूज्ड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ये चीज़ जरूर याद रखना कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके बारे में क्या 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 कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको डिफेंड करते हुए कहा था, इट सेड इट वुड बी यूज्ड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ठीक है, तो इसको याद रखना। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, और देयर वाज फ्रीक्वेंट मिसयूज लीडिंग टू लैंडमार्क केस SR बोमई जजमेंट। हम आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, SR बोमई क्या क्या जजमेंट रही होंगी इसके दौरान। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट जो फेडरलिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। ठीक है, जो मेंस जो हमारा उस प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा मेल खाता है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। बट अभी याद रखना, अभी हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में हमने 3 डायमेंशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा है, जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात की है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात की है, और फाइनेंशियल रिलेशन की बात की गई है। जैसे लेजिस्लेटिव में हमने आर्टिकल 245 से 255 तक पढ़ा, जिसमें पार्लियामेंट कैसे स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात की 256 टू 263 के, इसमें हमने ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की, इंटर स्टेट काउंसिल की बात करी। फिर उसके बाद हमने इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी में हमने 3 इमरजेंसीज की बात की, जैसे नेशनल इमरजेंसी था, आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल की बात की जो स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है, आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जो आज तक इम्पोज नहीं हुई है इंडिया के अंदर आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, तो आप बने रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।